नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। जिस उम्मीद के बजट का इंतजार पूरे देश को था, वो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट पेश करने के बाद बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट भाषण दिया है। कोरोना महामारी के बीच ये पहला बजट है। वहीं 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में भी पहला बजट है। दशक के भी पहले बजट के क्या मायने हैं और किस क्षेत्र को क्या मिला है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संसद में देश का आम बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार देश का बजट पेश किया। देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। कोरोना संकट के बीच गिरी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इस नए बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि कोरोना संकट के बाद आस लगाकर बैठे आम आयकरदाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में हमारा मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को लेकर था। इस बार के बजट में कुल 37% की बढ़ोतरी हुई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो कृषि सेस लाया गया है, उससे आम लोगों पर कम ही भार पड़ेगा। ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का मैटर है। ये मैंने मेरे एग्रीकल्चरल सेक्शन जब मैं पढ़ रही थी, उसमें स्पष्ट बोले कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम खर्च करेंगे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैरायटी हमने स्कीम्स बोले हैं। अब तक जो सिर्फ पोटैटो टोमेटो के लिए स्कीम है, उसको अभी 23 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए ले आ रहे हैं। ऐसे ही नाबार्ड के द्वारा जहां ऑलरेडी 5,000 करोड़ का अमाउंट उनको दिया गया, उसको डबल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आयाम मतलब फेसेस में करते हैं, बहुत सारे रूपरेखा में आता है। मैं ये भी बोली हूं कि एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम फंड करेंगे। अगर बात करें कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ का बजट है। स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवा के लिए 2,23,000 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 2,217 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ रकम तय की गई है। इसके अलावा बजट की अन्य बड़ी बातों पर नजर डालें तो अब 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को ITR फाइल नहीं करना होगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% किया गया है। सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। डूबे कर्जे पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। हेल्थ सेक्टर में 133% की बढ़ोतरी होगी। हेल्थ सेक्टर का बजट 2,23,000 करोड़ तय हुआ है। देश में 75,000 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज GDP का 17% निर्धारित किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। अगली जनगणना को डिजिटली कराने की योजना है। जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ का बजट तय किया गया है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। बंगाल में नए हाईवे पर 25,000 करोड़ का बजट दिया गया है। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ की रकम दी गई। असम में 35,000 करोड़ के इस्तेमाल से सड़कें बनेंगी। आधारभूत ढांचे को लेकर 20,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। तो वही रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रावधान है। परिवहन के लिए 1.18 लाख करोड़ की रकम, तो मेट्रो पर 11,000 करोड़ निर्धारित किए गए। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़। आधारभूत ढांचे को लेकर 20,000 करोड़ निर्धारित किए गए। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है, तो वहीं विदेशी मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया है। देश का ये बजट बेहद ही संवेदनशील दौर में आया है, जब देश की GDP लगातार 2 बार माइनस में गई है। लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही ऐसा हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजर है। अब देखना यह है कि सरकार का आस वाला बजट देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं यूपी के सीएम ने कहा कि आज का आम बजट न केवल आम आदमी के लिए सपनों को साकार करना और आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूरा करने वाला है, बल्कि ये देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के आम बजट को आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बताया है।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि बजट में समाज के हर तबके के लिए बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। इसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है वो अभिनंदनीय है। यह महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बजट है। एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण आज जब विश्व की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकटग्रस्त थी और उस संकट काल में इतने निर्धारित और विकासोन्मुख बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र हैं। निस्संदेह ये बजट हम सभी भारतीयों के लिए वित्तीय अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। सीएम योगी ने कहा कि बजट के सभी प्रस्तावों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अंत्योदय की भावना को साकार करता वर्तमान आम बजट अभिनंदनीय है। यह नए भारत की नई अर्थनीति का प्रकटीकरण है। सीएम ने कहा कि आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आम जन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है, बल्कि देश को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि कांटे की तारें लगाकर एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां पर आए हैं वो आसपास के लोग हैं और समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट से कोई फायदा किसान को नहीं हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत जी बॉर्डर पर जायजा लेने के लिए पहुंचे और पीछे दिखाऊं कांटे की तारें हैं। टिकैत साहब ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस भी इस समय नहीं जा पा रही है, एम्बुलेंस की आवाजाही रुक गई है। टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कांटे की तारें लगाई गई हैं, 1 फरवरी उनको लग रहा है शायद एहतियात के तौर पर आप संसद न चले जाएं कहीं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अरे हाँ, संसद पर चले जाएंगे हम यहाँ पे। जब लाल किले पे तो रास्ता है और हम यहाँ से पंछी पर मारते, उस दिन कहाँ चली गई थी? 26 तारीख में कांटे की तार लाल किले के चारों तरफ भी तो लगा सकते थे। जी। आपने कहा एम्बुलेंस भी रुक रही है, सब रुक रही। जो उत्तराखंड की पूरी आराध्य उत्तर प्रदेश की मेडिकल लाइफ लाइन है वो पूरी रुकी हुई है और जो पूरी ऊपर रोड खाली है उन रोड को भी बंद कर दिया गया। तो किस तरह की परेशानी? आपने ये भी आरोप लगाया कि शायद लोगों को भड़काया जा रहा है, कहीं वो यहाँ कर परेशान न करें। यहाँ नहीं पढ़ने के, हाँ उनकी तो रोटी का सवाल है, वे नहीं आने के। हाँ, उन बेफिक्र रहो, कोई नहीं आने का। हाँ, कुछ बात हुई आपकी? आसपास के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर लगातार? तो समर्थन देना है, नुकहरे के हटियो ना। हाँ, तो सिंघू पर जो हुआ और आपने 2 विधायकों पर भी आरोप लगाया कि वो कुछ लोगों को लेकर आ गए, तो क्या एक बार फिर से वैसा कुछ होने की तरफ आपको लग रहा है कि ये तार जो है इस तरह का तो नहीं है कोई, इस तरह का कोई उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है? ना, अब नहीं। अब तो लोग शांति से हैं। प्रशासन से हमने कहा कि भाई हमारा सहयोग करो, जैसे आप पहले करते थे उसी तरह से सहयोग करो। मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप उसी तरह का सहयोग करो और उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट डिक्लेयर करो, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है। अभी आंदोलन में क्या चल रहा है? आज बजट भी पेश हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है? बजट में तो कुछ हुआ नहीं। बजट में तो कर्जे की बात ज्यादा हुई कि कर्जा ले लो, फसलों के भाव ना मिले, कर्जा मिलेगा। सरकार ने कहा कि किसानों का फायदा हुआ, पिछले कुछ सालों के आंकड़े भी गिनाए। अच्छा, कहाँ है आंकड़े? दिखाओ ना आंकड़ों, कहाँ है? 1.5 गुना की बात कही। हाँ, कहाँ है आंकड़े? दिखा दो हमें, कहाँ है?
किसान का फसल बिक्री आधे रेट में 1.5 गुना की बता रहे। आपने एक चीज ये कही कि पीएम का सर भी ना झुके और बात भी हो जाए, ये क्या है, इसके क्या कई मायने निकाले जा रहे हैं? और माने निकाल लो भाई, माने निकाल के तुम मेरी स्टेसी करो। क्या क्या प्रतिक्रिया क्या है इस पर आप? अरे बातचीत जब होगी जब भी तो बताओगे। और बातचीत कब हो रही है सर, ये आखिरी समय? भाई पता नहीं कब होगी बातचीत। क्योंकि तारीख सरकार ने निकालने को कही आप लोगों को। ना वही निकाल लेंगे। राकेश टिकैत जी यहाँ पर हैं, जिनकी प्रतिक्रिया बजट पर और तमाम चीजों पर आपके सामने है। गाजियाबाद में कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं आम बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता विजय मिश्रा ने। सरकार के बजट को लेकर के विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए इसमें नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को, इस पूरे स्वरूप को? क्या लग रहा है कि ये बजट जनता के लिए कितना फायदेमंद? ये बजट आम जनता के लिए घोर निराशाजनक है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, छात्र के लिए भी इसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि कितना लोगों को नौकरी देंगे। इसका कहीं प्रावधान नहीं है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कौन सी योजना ही चलाएंगे। मोदी सरकार भारत सरकार के रूप में बिल्कुल विफल हो चुकी है। अंबानी अडानी समूह और उनके जैसे और कॉर्पोरेट समूहों के एक तरह से नौकर की तरह से काम कर रही है। आम आदमी से सब कुछ छीन करके कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है और लोगों को दलित बनाना चाहती है। कॉर्पोरेट घरानों को मजबूत बनाना चाहती है। सब चीज कॉर्पोरेट घरानों को दे दी और जो बचा उसके लिए निवेश करने के लिए प्रक्रिया बढ़ा दिया। 75% से अधिक शेयर बीमा कंपनियों में विदेशी कंपनियों का हो गया। मैंने एक तरह से बिक गया। सारे एयरपोर्ट बेचे गए, रेलवे स्टेशन बेचे गए, ट्रेन नई चलाने की व्यवस्था कर दी गई, प्राइवेट हाथों में दे दी गई, 2-2 ट्रेन चलने लगी। जो लाभ के सार्वजनिक उपक्रम थे उसको भी प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनका कहना ठीक है। जब सरकार का किसी चीज पर नियंत्रण ही नहीं रहेगा तो जनता आत्मनिर्भर हो जाएगी, चाहे भूखों मरे, चाहे दवा के अभाव में मरे, चाहे किसी भी मरे। सारा नियंत्रण तो कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में सरकार दे रही है और इसलिए दे रही है कि उनको चुनावी फंड उनको देना है, उन्हीं के बल पर इनको चुनाव लड़ना है, उन्हीं के बल पर वोट खरीद करके जीतना है। तो ये बजट बिल्कुल निराशाजनक है। ये लड़कों के हाथ में झुनझुना जैसा है। ये जनता के लिए लालीपाप की तरह से दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल निराशाजनक है। सर, देखा जाए तो बुजुर्गों के लिए कुछ एक प्रावधान किया गया है जो 70 वर्ष के ऊपर हैं। उनके लिए प्रावधान किया गया है कि 75 वर्ष की आयु पूरे करने के बाद उन्हें जो है वो टैक्स में छूट दी जा रही है, रिबेट दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे? उसमें पहले कहा गया वरिष्ठ सिटीजन 60 वर्ष के ऊपर के होते हैं और उस वरिष्ठ सिटीजन कह करके उन्होंने उम्र बांध दिया 75 साल से ऊपर। आदमी की जिंदगी है 100 के नीचे। तो ये भी ठगने का काम हुआ है। थोड़े लोगों को लाभ देने के नाम पर वरिष्ठ सिटीजन को ठगने का काम हुआ है। ये कोई बहुत बढ़िया काम नहीं। बढ़िया तो है लेकिन कितने लोगों के लिए? 60 के वर्ष के बाद क्यों नहीं किए? ये 60 के वर्ष के बाद ही होते तो और बेहतर होता। और बेहतर होता, अधिक लोगों को लाभ मिलता। तो नहीं कहे कि लालीपा वरिष्ठ सिटीजन कह करके आपने उम्र बांध दिया तो और तो लोग बन रहे हो तो वरिष्ठ सिटीजन बन रहे होंगे। तो ये सरकार केवल ठगने का काम कर रही है। कैसे हम ऐसी चाल चले जिससे जनता का दिमाग फिर जाए, हमको वोट देने लगे। एमएसपी कह रहे हैं 1.5 गुना करेंगे। किसान कह रहा है कि एमएसपी का कानून बना दो तो लाठी मार रहे हो। उसको आतंकवादी कह रहे हो, खालिस्तानी कह रहे हो। कानून क्यों नहीं बना रहे उसको? अगर कारपोरेट घराने की मदद करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है तो किसी में कानून क्यों नहीं बना रहे? तो कहे थे दूना करेंगे 14 में ही, आए हम दूना कर देंगे, सारा संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कुछ हुआ आज तक? तो जो पिछला हश्र हुआ वही इस बजट का भी हश्र होगा। यानी ये मान रहे हैं कि यहाँ पर करीब 17% पूरे बजट का इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के रूप में जो दिया है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? किस लिए दिया है इन्होंने?
दिया कहाँ है, अभी तो पढ़ा है। जी बिल्कुल पढ़ा है। और वो भी वो पढ़ा है जो लिखित बजट साहित्य नहीं है। हाँ, इस पर ये लिखित बजट साहित्य नहीं है कि जो प्रमाण रूप रहेगा बहुत दिनों तक। ये डिजिटल है, कभी मिटाया जा सकता है। लेकिन अब आने वाले समय में पेपरलेस की ही बात कही जा रही है। पेपरलेस जब होगा तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पेपरलेस होगा तो पेपर मिलें बंद होगी। अब पेपर मिल में जितने लोग काम करते हैं वो घर चले जाएंगे, और जो उद्योग पेपर मिल चलाता है उसका उद्योग खत्म हो जाएगा। तो ये भारत विकास के रास्ते पर जाएगा कि विनाश के रास्ते पर जाएगा? भाई, जहां मानव शक्ति सबसे अधिक है हिंदुस्तान में, उस मानव शक्ति का उपयोग न करके आप टेक्निकलॉजी पर जा रहे हो, दुनिया को दिखलाने के लिए। क्यों? भारत की जनता को मारने के लिए। तो क्या लग रहा है, ये 12% विकास दर की बात कही जा रही है, क्या इस बजट से पंख लगेगा आपको लग रहा है? एकदम नहीं लगेगा। एक ही साल के लिए बजट आया है, अगले साल आप देख लीजिएगा, तब फिर हमसे पूछिए। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल विपक्ष का साफ कहना है कि जो बजट है बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह है, कि इसमें दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है। वहीं डिजिटल तरीके से बजट को पेश करने के लिए भी साफ तौर से कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की जो शक्ति है वो भारत की जनता है, भारत का मैन पावर है, लेकिन उसको ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी के नाम पर खत्म किया जा रहा है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वहीं यूपी के लखनऊ में युवक युवतियों में जमकर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक युवती से टकरा गया, जिसके बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान बार के अंदर रईसजादों का तांडव देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। रईसजादों का तांडव, बार के अंदर दे दनादन, सब विभाग के बिगड़ैल औलाद, कानून को रखा ताक पर। तस्वीर ऐसी कि पानी पानी कर दे, लेकिन इन्हें शर्म कहाँ। नशे में धुत युवक युवतियों का कहर, गिरते पड़ते दे दनादन। वीडियो को देख मचा हाहाकार। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बार के अंदर मारपीट कर रहे इन रईसजादों को न शासन का डर है और न ही पुलिस का खौफ। कानून को हाथ में लेकर देखिए कैसे ये एक दूसरे को दे दनादन मार रहे हैं। सबसे पहले इस लंबे बाल वाले लड़के को देखिए। इसने लाल रंग के कपड़े वाली लड़की को जमीन पर सबसे पहले दे मारा। फिर क्या था, उस लड़की के बाकी दोस्त आ गए। फिर देखिए कैसे इस सफेद टी शर्ट में लंबे बाल वाले लड़के की जमकर पिटाई की जा रही है। देखिए ये लोग कैसे इस युवक को पीट रहे हैं। देखिए कितने लोग मिलकर इसे मार रहे हैं। क्या लड़कियां, क्या लड़के सब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके की है, जहां एक बार फिर से बार के अंदर कुछ युवक और युवतियों के जमकर मारपीट करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक बार के अंदर कैसे जमकर बवाल हुआ। बार में नशे में चूर युवक युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं। हैरानी की बात है कि जहां मौजूद सुरक्षा कर्मी इस दौरान तमाशबीन बने रहे। सुरक्षा कर्मी मूक दर्शक बनकर ये सब कुछ देखते रहे।
लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें आकर छुड़ाया जाए। इस घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना थाना विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में माई बार की है। बताया जा रहा है कि आए दिन बार में लोगों के बीच मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। देर रात तक चलने वाले बार और क्लब में अक्सर अराजकता का माहौल बना रहता है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। मारपीट की नौबत क्यों आई, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर हमारे सभ्य समाज के बच्चों को क्या हो गया है? बार में इस तरीके से नशे में धुत होकर मारपीट करना कहाँ की नैतिकता है? इन्होंने नैतिकता तो ताक पर रखकर आए हैं। खैर, अब मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार ये बिगड़ेल बच्चे क्यों इतने बिगड़ गए। जो लोग थे वो अंदर, जो दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में एक्चुअली में झगड़ा हुआ है और लोग अंदर थे, शराब के नशे में थे और फिर लॉबी है, जो मेन लॉबी है, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मेन विवाद का क्या कारण था, जब जो लोग जो इसमें मुलजिम पक्ष है, जब वो आएंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा। बट हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। सिक्योरिटी मेजर हम लोगों ने अभी इंश्योर किया है कि वहाँ पर जरूर हमारे कोई ना कोई पुलिसकर्मी रहेंगे और जितने भी जो बार ओनर्स हैं उन सब के पास हमारे जो चौकी इंचार्ज है वहाँ पे लोकल नंबर है और लगातार उनसे संपर्क में रहें कि कोई भी अगर इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं और इस तरह की दबंगई करते हैं तो उनको तुरंत जो मौके की जो पुलिस है उनको सूचना दिया जाए और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में बने माई बार और पब में हुई जमकर मारपीट के मामले में लखनऊ की विभूति खंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, रविवार देर रात यहां पर युवक और युवतियों ने जमकर आपस में मारपीट की थी, जिस पूरे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ की विभूति खंड पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मारपीट करने वाले युवकों की तलाश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मारपीट हो रही थी तो वहां पर सुरक्षाकर्मी या बाउंसर पूरी तरीके से नदारत थे। वहीं कुछ देर पहले ही वहां पर पुलिस ने वहां बार संचालकों और वहां के जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे। वहीं थोड़ी ही देर बाद वहां पर मारपीट हुई और जिसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस उन युवकों की तलाश कर रही है जो मारपीट में शामिल थे। वहीं इसको लेकर जो संचालक हैं उनसे भी जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।